हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट में के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर एक फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? अग्नि परीक्षा बैच। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। क्या पढ़ाती हूँ? मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है वर्णमाला। इससे पहले मैंने आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं। जिसमें पहला टॉपिक हमारा था भाषा का परिचय, जिसमें मैंने आपको संस्कृत भाषा का परिचय बताया था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? दूसरा हमारा टॉपिक था महेश्वर सूत्र। दूसरा टॉपिक क्या था? तो दूसरा टॉपिक था महेश्वर सूत्र। और तीसरा टॉपिक हमने आपको प्रत्याहार कराया है। क्या कराया है? प्रत्याहार सूत्र कराए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहां क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। आपको बना दी है। आप जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। कितने बजे होती है? शाम को 3 बजे होती है। वर्णमाला जो चैप्टर है वो आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है और संस्कृत में काफ़ी बड़ा भी है। आपको पता ही होगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ाई है कि कितना लंबा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें? 2 पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। व्यवस्थित क्यों होना चाहिए? अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे का लिख दिया, जैसे का लिख दिया, ठीक है, अगर इस प्रकार से लिख दिया, छोटा आ लिख दिया, बड़ा आ लिख दिया, ठीक है, छोटा आ लिख दिया, बड़ा आ लिख दिया, फिर का लिख दिया, फिर खा लिख दिया, तो ऐसे क्या होगा? इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या कहा है? डेफिनेशन में ही कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि जब एक सीक्वेंस में जब वर्ण होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। जब अव्यवस्थित, ये क्या हो जाएंगे? ये अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक हम सूत्र पढ़ते हैं जो पाणिनि ने दिया है। संस्कृत के पितामह कौन है? तो संस्कृत के पितामह जो हैं, तो वो कौन है? वो है पाणिनि। पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया जो है न छरति इति अक्षरा। न छरति इति अक्षरा, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? न छरति इति अक्षरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अर्थात जिनका क्षरण या नाश ना हो वे अक्षर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ क ख आदि, परंतु वर्ण या अक्षर जो होते हैं वो दोनों समान ही होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो वर्ण को जान लेते हैं, फिर अक्षर को भी जान लेते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी मौखिक इकाई।
कौन सी इकाई? जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? मौखिक, यानी कि बोलना क्या होता है? मौखिक तौर से बोला जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी? जो वर्ड है वो क्या है? ठीक है, जो वर्ण है वो क्या है? वो क्या है? लिखित है। वो क्या है? लिखित फॉर्म में मिलते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह वर्ण है। और ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। इसी प्रकार से आपको अक्षर पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जबकि अक्षर की डेफिनेशन हम क्या पढ़ रहे थे? अक्षर को देखते हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं? कि ना छरती इति अक्षरा, ना छरती इति अक्षरा, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जिनका क्षरण या विनाश ना हो, जिनका क्षरण यानी कि जिनको हम नष्ट ना कर सकें, उनको क्या कहते हैं? उसी को अक्षर कहा जाता है। जैसे आ है, ई है, ऊ है, क है, ख है आदि। परंतु वर्ण होते हैं और जो अक्षर होते हैं वो दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं? वो दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, पहला क्या है? स्वर। और दूसरा क्या है? दूसरा है व्यंजन। दूसरा क्या है? दूसरा है व्यंजन। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आज हम स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्वर को। कल के टॉपिक में, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन को। आज हम पढ़ेंगे स्वर को, क्योंकि स्वर जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आज हम स्वर को पढ़ेंगे, स्वर के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वर को। किसको देखते हैं? अब हम देखते हैं स्वर को। तो स्वर किसे कहते हैं? कि स्वर को कहते हैं, स्वर का भी एक सूत्र दिया गया है जो है स्वयं राजन्ते इति स्वराम। क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराम। क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराम। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? कि जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो स्वयं से, जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कि क्या लिखा है? स्वर राजन्ते इति स्वर, यानी कि जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न हो या फिर जो स्वयं के द्वारा ही बोले जाएं, किसी अन्य वर्णों की उसमें जरूरत ना पड़े या फिर स्वतंत्र रूप से जो बोले जाएं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं। तो संस्कृत में स्वर को कहा जाता है अच। क्या कहा जाता है? स्वर को कहा जाता है अच। जबकि व्यंजन को क्या कहा जाता है? जबकि व्यंजन को संस्कृत में कहा जाता है हल, क्योंकि इसमें हलंत का भी प्रयोग होता है। जो भी व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में हलंत का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्वर के बारे में। अब हम स्वर के बारे में देख लेते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वराय, जो स्वयं के द्वारा बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से और स्वयं के द्वारा किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और नीचे इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जो स्वयं के द्वारा ही बोले जाएं उन्हें ही स्वर कहा जाता है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए आ जो है वो क्या है? स्वर है। इस प्रकार से आ है, ई है, ऊ है, री है, लिर है, तो ये सभी क्या है? ये सभी स्वर कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए
आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या बताइए और हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। कितनी होती है? संस्कृत में स्वर 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या 9 होती है। इसके साथ साथ ही कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत, इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। मैंने आपको जो प्रत्याहार पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, इस प्रकार से मैंने सभी प्रत्याहार पढ़ाए हैं। तो उसी में से जो अच प्रत्याहार है, उसी में से जो अच प्रत्याहार है उसी को क्या कहते हैं? उसी को स्वर कहते हैं। उसी के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? उसी के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो आ है, छोटा आ है, ई है, ऊ है, री है, लिर है, ए ओ औ। तो ये सभी क्या है? ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये सभी क्या है? ये सभी स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 9। आगे देखते हैं हम उत्पत्ति के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर, जिनकी संख्या होती है 5। जिनकी संख्या क्या होती है? जिनकी संख्या होती है 5, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर या मुख्य स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें मूल स्वर या मुख्य स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत मुख्य स्वर या मूल स्वर आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर या मुख्य स्वर आते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 5 होती है। आ, ई, ऊ, री और लिर। क्या है? आ, ई, ऊ, री और लिर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। जिनकी संख्या क्या होती है? जिनकी संख्या होती है 4। इन्हें संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संध्यक्षर स्वर क्या कहते हैं? संध्यक्षर। ठीक है, संध्यक्षर स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं? संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं। तो इनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम संयुक्त स्वर को देख लेते हैं। ये आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि संयुक्त स्वर जो हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनको संध्यक्षर कहते हैं। इनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्यक्षर स्वर भी, इनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ये आते हैं ए, क्या आते हैं? ए, ओ औ। क्या आते हैं? ए, ओ औ। ठीक है, और इनका निर्माण भी पूछा जाता है। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये किस किस के निर्माण से किस किस के निर्माण के द्वारा बनाए जाते हैं? तो जब आ और ई मिलता है तो क्या बनता है? आ और ई मिलकर बनता है ए, और आ और ऊ मिलाकर क्या बनता है? बनता है ओ। क्या बनता है? आ और ऊ मिलाकर ओ बनता है। इसी प्रकार से आ और ए मिलाकर क्या बनता है? बड़ा ए बनता है। और आ और ओ मिलाकर बनता है, आ और ओ मिलाकर क्या बनता है? औ। क्या बनता है? औ का निर्माण किया जाता है।
इसके अंतर्गत आपको संधि का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो आ और ई और आ और उ मिलते हैं, जिससे ए और ए बनता है, जिससे ए और ओ बनता है, तो इसके अंतर्गत होती है गुण संधि। इसके अंतर्गत कौन सी संधि होती है? तो इसके अंतर्गत होती है गुण संधि और इसके अंतर्गत होती है वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सभी ज्ञान होना चाहिए। अभी हम कहाँ थे? अभी हम थे उत्पत्ति के आधारों पर स्वरों की संख्या। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर को मुख्य स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को क्या कहते हैं? तो मूल स्वरों को मुख्य स्वर भी कहा जाता है और ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। इन्हें मुख्य स्वर कहते हैं और ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसको हम मिटा देते हैं कि ठीक है। तो संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ लिया है। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, उन्हें संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें संध्यक्षर स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्यक्षर स्वर कहते हैं। और ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने संयुक्त स्वर को पढ़ लिया कि ये किस किस के निर्माण से बनते हैं। जब आ और ई बनता है तो ए बनता है, जब आ और उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। तो इसके अंतर्गत गुण संधि का निर्माण किया जाता है और जब आ और ए मिलते हैं तो बड़ा ए बनता है। इसके माध्यम से हम वृद्धि स्वर को बनाते हैं। इसके माध्यम से वृद्धि संधि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे। अब हम एक और सूत्र पढ़ेंगे जो कुछ इस प्रकार से है, जो है उकालो अजस्र स्वर, अजस्र स्वर दीर्घ प्रलुप्ता। क्या है? दीर्घ प्रलुप्ता। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि इस सूत्र के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों को क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और सूत्र दिया है जो पाणिनि ने इसका प्रतिपादन किया है। वो क्या दिया है? वो कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है एक मात्रो हश्वे भवेत। क्या है? एक मात्रो हश्वो भवेत, द्विमात्रो दीर्घा उच्चेत, द्विमात्रो दीर्घा उच्चेत, त्रिमात्रो प्लुत यज्ञे व्यंजनम चार्ध मात्रिककम। क्या है? व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। क्या? चार्ध मात्रिकम। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है? पहले इसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, इसको कैसे याद करना है आपको कि एक मात्रो ह्रस्वो भवेत, द्वे मात्रो दीर्घा उचेत, त्रिमात्रो प्रलुत गे व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सूत्र को पढ़ना है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हम अभी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक मात्रो ह्रस्वो भवेत, यानी कि जिसमें एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें एक मात्रा होती है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार से द्विमात्रो दीर्घा उच्चेत, जो द्विमात्रा जिसमें प्रयोग की जाती है उन्हें दीर्घ स्वर के उच्चारण, दीर्घ स्वर का नाम से उच्चारित किया जाता है। इसी प्रकार से त्रिमात्रो प्लुता, यानी कि जिसमें त्रिमात्राएं होती हैं उसे प्लुत स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा एक बार फिर से बताते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि एक मात्रा वाला क्या होता है? ह्रस्व होता है। द्विमात्रा वाला क्या होता है? दीर्घ उच्चारित किया जाता है। और त्रिमात्रो प्लुत, यानी कि तीन मात्रों में प्लुत जानना चाहिए। व्यंजन चार्ध मात्रिकम। ठीक है, तो क्या है? व्यंजनम चार्ध मात्रिक, यानी कि जो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो चा और अर्ध से हुआ है। चा और अर्ध से हुआ, यानी कि चा और आधी मात्रा, चा और आधी
मात्रा, ठीक है, चा और आधी मात्रा, ठीक है। अर्थात व्यंजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो व्यंजन का निर्माण किया जाता है आधी मात्रा से। किससे? आधी मात्रा से। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं कि जो व्यंजनम है, जो व्यंजनम है, इसका निर्माण आधी मात्रा से किया जाता है। जैसे क, जैसे क, ख, ग, ठीक है। जब हम आधी मात्रा का प्रयोग करते हैं, उसमें स्वर का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या बनता है? तो उससे व्यंजन का निर्माण होता है। किससे? उससे व्यंजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम सूत्र पे पहुंचते हैं। हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था एक मात्रो हश्वे भवेत, द्विमात्रो दीर्घा उच्चेत, त्रिमात्रो प्रलुत गे और व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो मैंने व्यंजनम चार्धमात्रिकम समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि जो एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो हश्व, ठीक है, जो हश्व स्वर होते हैं, जो हश्व स्वर होते हैं उनमें एक मात्रा होती है, अर्थात छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया। इसी प्रकार से हश्व में क्या होता है? तो हश्व में क्या होता है? हश्व में होते हैं उसी प्रकार से दूसरा क्या है? दीर्घ। दूसरा क्या है? दीर्घ, जिसमें कितनी? दो मात्राएं होती है, जिसमें द्विमात्रा यानी कि कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। जिसमें बड़ा आ आता है, बड़ा ई आता है, बड़ा ऊ आता है। क्या आता है? बड़ा ई आती है और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड क्या है? तो थर्ड है पिलुत स्वर। थर्ड क्या है? पिलुत, जिसमें क्या होता है? मात्रा कुछ इस प्रकार से आती है, जिसमें मात्रा कुछ इस प्रकार से आती है। इसको क्या कहते हैं? पिलुत कहते हैं। जैसे आ, ई, ठीक है। आ बड़ी मात्रा यानी कि पिलुत स्वर, बड़ा आ पिलुत स्वर, ठीक है, ई पिलुत स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन को हमने बता दिया है आपको कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन होते हैं कि जिनमें आधी मात्रा का प्रयोग किया जाए, उन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों को, अब हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। क्या देखेंगे? स्वरों के प्रकारों को पढ़ेंगे, जिनको अभी हमने जाना कि जो हश्व स्वर है, यानी कि मैंने जो आपको सूत्र बताया कि एक मात्रो हश्व भवेत, द्विमात्रो दीर्घ उच्चेत, यानी कि दीर्घ मात्रो दीर्घ उच्चेत, त्रिमात्रो प्रलुते ज्ञेयम, चाद मात्रो व्यंजनम याद, ठीक है। तो हमने इस सूत्र को पढ़ा। इस सूत्र के माध्यम से हम इसके प्रकारों को देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन स्वरों के प्रकारों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहला प्रकार है हश्व स्वर। पहला प्रकार क्या है? हश्व स्वर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हश्व स्वर किसे कहते हैं? तो हश्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए आ है, ई है, ऊ है, री है, लिर है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो संस्कृत में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, ठीक है, संस्कृत में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5, जिनमें आ आता है, ई आता है, ऊ, री और लिर का प्रयोग किया जाता है। जिनमें एक मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। नेक्स्ट प्रकार क्या है? तो नेक्स्ट प्रकार है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, यहाँ बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ, यहाँ पर क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, रिल,
ठीक है, जब री के अंतर्गत एक और रिल का प्रयोग किया जाता है तब क्या होती है, तब दीर्घ स्वर के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर से देखते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ये बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ नहीं होगा। री ए ओ, क्या है, री ए ओ, जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आगे आपको बताया था कि जो ए ओ हैं इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको स्वरों के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिनमें दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, जिनमें दो मात्रा का स्वर, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। थर्ड प्रकार क्या है, तो थर्ड प्रकार है प्लुत स्वर। थर्ड प्रकार क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक अर्थात तीन मात्रा का समय लगे। प्लुत स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक अर्थात तीन मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए हम गणित के 3 का प्रयोग करते हैं। गणित के 3 के चिन्ह का प्रयोग लगाकर करते हैं, जिसमें आपको गणित का 3 दिखाई दे, वहां पर प्लुत स्वर होते हैं। जैसे आ में हम जैसे आ में हम 3 को लगाएंगे, जिसमें आ में हम 3 को लगाएंगे, यानी कि 3 बार, यानी कि त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम, यह स्वर त्रैमात्रिक होता है। यह स्वर क्या होता है, यह स्वर त्रिमात्रिक होता है, जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इनका प्रयोग वेदों में किया जाता है। यहाँ ओ जो है वो प्लुत स्वर है, यहाँ पर ओ जो है वो क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक है, अब हम स्वरों का दूसरा प्रकार जान लेते हैं। इनको पुनः उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक स्वरों को 3 भागों में फिर से बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिन्हें उच्चय रुदांत भी कहते हैं, निच्चय रुदांत भी कहते हैं और समाहार स्वरित भी कहा जाता है। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक स्वरों को हमने 3 भागों में फिर से बांट दिया गया है। ठीक है, तो उच्च रुदांत किसे कहते हैं, तो उच्च रुदांत उन्हें कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण ऊपरी भाग से हो, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपरी भाग से हो उन्हें उच्चारुदांत कहते हैं, यानी कि उदात्त संज्ञा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रकार क्या है, नेक्स्ट प्रकार है निचय रुदांत। नेक्स्ट प्रकार क्या है, जिसको निचय रनुदात भी कहा जाता है, कि जिन वर्णों का उच्चारण निचले भाग से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण निचले भाग से होता है उन्हें अनुदात संज्ञा भी कहते हैं, उन्हें अनुदात संज्ञा भी कहा जाता है। थर्ड प्रकार है समाहार स्वरित। थर्ड प्रकार क्या है, समाहार स्वरिता, अर्थात जिनका उच्चारण हम मध्य भाग से बोलते हैं उन्हें स्वरित संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें स्वरित संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट एक और प्रकार को देख लेते हैं। अब हम इसके एक और प्रकार को देख लेते हैं। इसको हम एक और प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसको पुनः अनुनासिक और अनअनुनासिक के भेदों के प्रकार के रूप में इन्हें 2 भागों में या फिर स्वर को 2 भेदों में बांटा गया है। पहला है अनुनासिक, ये आपको पता होना चाहिए, स्वरों को अनुनासिक और अनअनुनासिक प्रकार में भी बांटा गया है। तो अनुनासिक के अंतर्गत क्या आते हैं, चंद्र की बिंदी आती है, जो हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि आ है, ई है, ऊ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांटा गया। एक है अनुनासिक और दूसरा है अनअनुनासिक, जिसमें आ, ई, ऊ, रिल भी आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि जब आ
जब आ ई ऊ और री, जब आ ई ऊ और री जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सबसे पहले तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में किस प्रकार से बांटा गया है? तो इन्हें कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, इन्हें कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि ये उदात्त भी होते हैं, ये उदात्त भी होते हैं। ठीक है, ये उदात्त, ठीक है, तो ये उदात्त भी होते हैं, ये उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं, अनुदात्त भी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत स्वरित भी आते हैं। क्या आते हैं? स्वरित भी आते हैं। जो मैंने आपको उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, तो जो ह्रस्व स्वर है वो सभी ह्रस्व स्वर उदात्त और अनुदात्त के अंतर्गत भी आते हैं। और ये अनुनासिक और अननुनासिक के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, तो ये अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक, अनअनुनासिक और नासिक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा है आ ई ऊ री। आ ई ऊ और री को दीर्घ स्वर में रखते हैं। जब हम दीर्घ स्वर में ये आते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या होते हैं? ये द्विमात्रिक होते हैं। तो इनको भी इसी प्रकार से बांटते हैं, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और क्या होता है? और होता है स्वरित। और इनको भी हमने आपको जैसे आगे बताया था कि इनको अनुनासिक और अनुनासिक में भी बांटा जाता है, अनुनासिक और अनअनुनासिक में भी बांटा जाता है। और तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? प्लुत स्वरों को। प्लुत स्वर क्या है? आ ई, ठीक है, ऊ, ठीक है, और री, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाते हैं प्लुत स्वर। ये क्या कहलाते हैं? ये सभी प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनको भी उसी प्रकार से बांटा गया है जैसे हमने आगे बांटा कि उदात्त, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इन तीनों में बांटा गया है। इनमें भी इनके दो प्रकार होते हैं, नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक, अननासिक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आ है, ई है, ऊ है और री है, तो इनके सभी प्रकारों को की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया, सभी प्रकारों के अनुसार कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भेदों में बांटा गया है, कितने भेद में बांटा गया है। ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। किस प्रकार से बांटा गया है? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्रकार हो जाएंगे। तो आ ई ऊ री, जिनको हमने 18 भागों में कुछ किस प्रकार से बांटा है, कुछ इस प्रकार से, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। तो ठीक है, तो इसके प्रकार कितने हो? 18 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि लिर के कितने भेद हैं। तो लिर के 12 भेद होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लिर के कितने भेद होते हैं। तो लिर के 12 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ नहीं आता है, जिसमें दीर्घ नहीं होता है। और इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें ह्रस्व स्वर होते हैं, और प्लुत होते हैं। और क्या होते हैं? और होते हैं प्लुत। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक और जानकारी पता होनी चाहिए कि जो एच प्रत्याहार है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको भी 12 भागों में बांटा गया है। इसके भी 12 प्रकार हैं या 12 भेद हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर नहीं आता है। ठीक है, नहीं होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है, इसमें भी उसी के प्रकार से, लिर के प्रकार से ही
लिर के प्रकार से ही इसमें दीर्घ स्वर होता है, इसमें दीर्घ होता है और प्लुत का प्रयोग किया जाता है। किसका? दीर्घ प्लुत का प्रयोग किया जाता है एच प्रत्याहार के अंतर्गत। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आता है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? ए ऐ ओ औ आता है। मैंने आपको बताया था ए ऐ ओ औ यानी कि संयुक्त स्वर जो होते हैं वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इसमें ह्रस्व स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। में हमने स्वरों को विस्तार पूर्वक देखा। आज की क्लास में हमने स्वरों को देखा। ठीक है, आज की क्लास में हमने स्वरों को पूर्ण रूप से देखा, स्वरों को देखा, स्वर के प्रकार देखे। ठीक है, और उसकी परिभाषाओं को पढ़ा, उसकी परिभाषाओं को देखा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो हमने आज स्वरों को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्यंजन को। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम देखेंगे व्यंजनों को। ठीक है, व्यंजनों को देखेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।